हेलो क्लास 9th। आई होप आपको आपकी न्यू बुक्स मिल गई होगी। एक्सेप्ट सोशल भी मार्केट में जल्द ही अवेलेबल हो जाएगी, बट तब तक वेट करने से अच्छा है लेट्स स्टार्ट अवर इंग्लिश फर्स्ट लेसन, जो कि कावेरी बुक का है। एंड बिलीव मी बच्चों, कावेरी में बहुत अच्छी अच्छी पोएम्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी लेसन्स दिए हुए हैं। सो आपको वो पढ़ के बहुत मज़ा भी आएगा। सो लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट लेसन, जिसका नाम है हाउ आई थॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, रिटन बाय सुधा मूर्ति। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। बिफोर स्टार्टिंग द लेसन आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर माई ओपिनियन कि मैं अपनी ग्रैंड मदर से कितनी क्लोज थी। ऑल्दो शी इज़ नॉट अलाइव हियर, ठीक है, बट मैं उनसे इतनी क्लोज थी कि हमारा जो बॉन्डिंग था वो एक फ्रेंड जैसा था। ठीक है, हमने कभी एक दूसरे को नानी पोती जैसा समझा ही नहीं, हम हमेशा एक दूसरे के लिए दोस्त से। सो दिस लेसन इज़ ऑल अबाउट कि किस तरीके से एक ग्रैंड डॉटर अपनी ग्रैंड मदर को इतनी बड़ी एज में पढ़ना सिखाती है। एंड दिस लेसन गिव अस टू मोरल कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की फॉर एन इंडिपेंडेंट पर्सन। ठीक है, इंडिपेंडेंट पर्सन होने के लिए एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। एंड सेकेंडली, नो मैटर आपकी एज क्या है, इफ़ यू वांट टू लर्न, अगर आपको सीखना है, रीड करना है, राइट करना है, तो आप वो किसी भी एज में कर सकते हैं। ठीक है, सो बच्चों, सुधा मूर्ति ये बताती हैं कि वो अभी 12 साल की हैं और कर्नाटका नाम के गांव में वो अपनी दादी के साथ रह रही होती है। ठीक है, तो वो जब वहाँ पे रह रही होती हैं, वो ये भी बताती हैं कि उस समय ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं हुआ करता था। तो जो मैगजीन वीक में एक बार आती थी, अगर उसको संडे या मंडे को आना रहता था तो वो वेडनेसडे तक आती थी, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इतनी अच्छी नहीं थी। और उस समय एक राइटर की नॉवल, एक मैगजीन आया करती थी जिसके लिए सब बहुत दिलचस्पी से वेट कर रहे होते थे, जिस राइटर का नाम है त्रिवेणी। ठीक है, त्रिवेणी के बारे में ये भी बताती है सुधा जी कि उनकी जो डेथ है वो बहुत यंग एज में हो गई होती है, बट उनकी जो नॉवल है वो बहुत सालों तक अप्रिशिएट की गई और लोग उसे बहुत दिलचस्पी से पढ़ा भी करते थे, जिसमें से एक उनकी दादी भी थी। वो हर वीक में वेट करती थी उस मैगजीन के आने का, ताकि सुधा उनको पढ़ के बता सके। ठीक है, तो सुधा ये बताती है, नॉवल का छोटा सा एक हिस्सा बताती हैं कि नॉवल में ये दिया हुआ था कि एक ओल्ड वुमेन थी जो पैसे इकट्ठा कर रही थी ताकि वो काशी यात्रा कर सके। ठीक है, बट जब उनके पास पैसे जमा हो जाते हैं, वो एक लड़की से मिलती है जो ऑर्फन होती है, जिसके घर परिवार में कोई नहीं होता, वो अनाथ होती है, और उसे एक लड़के से प्यार हो जाता है और शादी करने के लिए पैसे भी नहीं होते। क्लियर है ये चीज़? तो वो जो ओल्ड वुमेन है वो उस लड़की को अपना पूरा पैसा दे देती है और बोलती है कि ठीक है, मैं काशी यात्रा फिर कर लूँगी, एक अनाथ की हेल्प करने से अच्छा इससे बड़ा यात्रा मेरे लिए क्या होगा। तो ये जो स्टोरी मैंने अभी बताई बेटा, वो थी नॉवल की स्टोरी। ठीक है, अब आते हैं इसके मेन कंटेंट में। तो सुधा जी ये बताती हैं कि हर वीक में एक नॉवल आया करती थी, एक मैगजीन आया करती थी, जिसको पढ़ने के लिए मेरी दादी बहुत बहुत इंटरेस्ट रखती थी। ठीक है, और सुधा हमेशा उनको एक एक लाइन पढ़ पढ़ के बताती थी। जब वो नॉवल पढ़ लेते थे तब वो मंदिर में गेट टुगेदर करते थे अपनी फ्रेंड्स के साथ में, जिसमें सुधा जी ये बोलती थी कि अरे यार, इसमें इतना डिस्कस करने वाली क्या बात है, इतना डिस्कस कौन करता है एक चीज़ को। बट बेटा देखो, होता क्या है, जब अपन कोई मूवी देख के आते हैं तो हम भी अपने फ्रेंड के साथ पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं, अरे पता है ये हुआ, ये हीरो था, ये एक्शन था। ठीक है, सिमिलरली जब उनकी दादी लोग इकट्ठा होती थी गाँव में मंदिर में, तो वो भी उस बुक के बारे में, उस मैगजीन के बारे में डिस्कस करती थी। ये उनका एक डेली रूटीन बन चुका था। और वहीं पर ही जब दादी लोग डिस्कस कर रहे होते थे तो सारे छोटे बच्चे इंक्लूडिंग सुधा जी वो क्या करते थे, खेल रहे होते थे। ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया कि एक बार सुधा को किसी नेबर की फैमिली फंक्शन में जाने के लिए, शादी में जाने के लिए वो चली जाती हैं। ठीक है, 2 दिन का फंक्शन रहता है, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे रुक के वहाँ मस्ती करते करते उनको 1 वीक रहना पड़ता है। तो सुधा जी ये भी बताती है कि उस समय जब शादी हुआ करती थी तो ये बच्चों के लिए बहुत प्लेफुल रहा करता था। क्यों ऐसा? क्योंकि देखो बच्चे, होता क्या है, पेरेंट्स बिजी हो जाते हैं शादी में, बट जो हमारे बच्चे हैं वो खेलने कूदने में लगे रहते हैं, तो बट ऑब्वियस है उनके लिए तो प्लेफुल रहेगा ही। तो 1 वीक रह जाती है वो वहाँ पे, बट जब वो वापस आती है तो वो देखती हैं कि जो उनकी दादी है वो रो रही होती है।
उनसे पूछती भी है कि दादी क्या हुआ आपको, बट वो जो उनकी ग्रैंड मदर है वो उस चीज़ को छोड़ देती हैं, नोट करती हैं अपनी मुंडी को कि कुछ नहीं हुआ, और वहीं पे टॉपिक ख़त्म हो जाता है। सुधा बोलती है कि वो ना ही इतनी बड़ी थी कि वो उस चीज़ पे डिस्कस कर पाएँ, बट उन्होंने ये नोटिस किया कि फर्स्ट टाइम उनकी दादी रो रही है, उनकी आंखों में आंसू है। जितनी भी बड़ी डिफ़िकल्टीज़ हुई, उन्होंने कभी अपनी दादी को रोते हुए नहीं देखा था, बट ये उनके लिए थोड़ा सा शॉकिंग था। बट बच्चे बेटा ध्यान तो देते नहीं हैं, तो वो भी इतना नहीं सोची उस बात को, ठीक है। फिर हुआ क्या, रात को ओपन टेरेस में वो सो रहे होते हैं, अचानक से उनकी दादी आती है, उनके सर को सहलाने लगती है और वो अपनी स्टोरी सुनाती है। वो बोलती है कि मेरी बहुत यंग एज में मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी, मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली थी और मेरी भी बहुत कम एज में शादी कर दी गई थी, जिसकी वजह से ना ही मैंने कुछ पढ़ाई की, ना ही मैंने स्कूल गई। बट हमेशा से मैं अपने बच्चों के लिए एजुकेशन को बहुत इम्पॉर्टेंट समझती थी और मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे और उनके बच्चे हमेशा एजुकेशन पे आगे रहें और हमेशा पढ़ाई करते रहें। तो सुधा जी ये सोचती हैं कि अरे दादी मुझे ये सब स्टोरीज़ क्यों सुना रही हैं, वो भी ऑल ऑफ सडन इतनी रात को। फिर उनकी दादी बोलती हैं कि मैं भी लिखना चाहती हूँ, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। अब सुधा क्या है, बच्ची है, वो हंस के उनके रिप्लाई करती है कि अरे दादी इस एज में आपको पढ़ना है, आप 62 ईयर्स की हैं, अभी कोई पढ़ने की उम्र नहीं है आपकी, अभी आपको आराम करना चाहिए। पर उस समय उसकी दादी से भी स्माइल करती है और बोलती है कि हाँ मुझे अभी पढ़ना है, क्योंकि जब तुम यहाँ पे नहीं थी तब मैगज़ीन आई थी काशी यात्री और मैं उसे देखकर बहुत अपसेट हो गई थी। मैं उसके पिक्चर्स को देखकर सहला रही थी, मैं चाह रही थी कि मुझे ये पढ़ना आ जाए, बट ये पॉसिबल नहीं था। मैं उस समय इतनी डिपेंडेंट फील हुई खुद के लिए कि मैं तुम पे कितना डिपेंड हूँ कि मैं एक मैगज़ीन तक नहीं पढ़ पा रही हूँ। मैंने ये भी सोचा कि काश मैं उस नेबर गांव में आके तुमसे बोलूं कि तुम पढ़ो, बट ये पॉसिबल नहीं था मेरे लिए। बट उस समय मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरे लिए ये चीज़ कितनी प्रॉब्लमेटिक है कि मैं तुम पे इस छोटी सी चीज़ के लिए डिपेंडेंट हूँ। मैंने खुद को डेडलाइन दिया है, दशहरे में सरस्वती पूजा होगी, मैंने तब तक पढ़ना सीख जाऊँगी। नेक्स्ट डे क्या होता है, सुधा रेडी हो जाती है अपने पहले स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए और वो बोलती है कि मेरी दादी की मैं पहली टीचर हूँ, बट मेरे लिए मेरी दादी पहली स्टूडेंट है, बट लास्ट स्टूडेंट नहीं। क्यों? क्योंकि सुधा जी आगे जाके कंप्यूटर साइंस में टीचर बनती हैं और उनके पास बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं। सो वो धीरे धीरे पढ़ाती है और उनकी दादी एक गुड स्टूडेंट की तरह सीखती है, रिपीट करती है, होमवर्क करती है और फाइनली वो डे आ जाता है जिस डे का दादी ने अपने आप को डेडलाइन दिया था। दशहरे के दिन सरस्वती पूजा में दादी सुधा को बुलाती है, एक स्टूल पे बैठाती है, उन्हें गिफ्ट्स देती है, फ्रॉक का पीस देती है और उन्हें उनका पैर छूने लगती है। तो वैसे ही जैसे वो पैर छूती हैं, सुधा जी ऐसे पीछे हो जाती हैं, बोलती हैं दादी आप क्या कर रहे हो, आप मुझसे बड़े हो, कभी भी आपने सुना है कि बड़े लोग छोटे लोगों का पैर छू रहे हैं? ये पॉसिबल नहीं है दादी, ऐसा मत करो, ठीक है। तो उनकी दादी बोलती है कि मैं अपनी पोती यानी कि ग्रैंड डॉटर का पैर नहीं छू रही हूँ, मैं अपनी टीचर का पैर छू रही हूँ जिसने मुझे पढ़ना लिखना सिखाया। तो ये चीज़ उनकी पोती को अच्छी लगती है, ग्रैंड डॉटर को अच्छी लगती है और वो भी इन रिटर्न में उन्हें गिफ्ट देती है जो कि थी काशी यात्री मैगज़ीन। जैसे ही काशी यात्री की मैगज़ीन वो अपनी दादी को देती हैं, बोलती हैं अब ये आपका गिफ्ट है, अब आप इसको पढ़ के सुनाइए। तो उनकी जो दादी है वो इस चीज़ को पढ़ लेती है और वो बहुत प्राउड फील करती है कि चलो अब मैं पढ़ना सीख गई हूँ। सिमिलरली सुधा जी को भी बहुत प्राउड फील होता है कि मेरी दादी बहुत गुड स्टूडेंट थी और फाइनली उन्हें पढ़ना लिखना आ गया। So this is the story how I taught my grandmother to read. So बच्चों हमेशा ना देखना क्या होता है, जो ग्रैंड चाइल्ड होता है उनका और ग्रैंड मदर फादर का रिलेशन कुछ अलग ही होता है। क्या आपका भी रिलेशन ऐसा ही है अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ? इफ़ यस तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो वी विल मीट यू सून इन नेक्स्ट लेसन। बाय।